गया है क्या? स्क्रीन आ गया है। ठीक है, तो अभी तक हम बात कर रहे थे, पिछली बार का अगर मैं ले लूं पहले, तो हमने जो बात की थी, वाक्यों की बात की थी, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, मैं इसका जरा ये और ले लेता हूं। हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो 1, 2 और 3, और इसमें हमने देखा कि इन वाक्यों में उपवाक्य भी होते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में। सरल वाक्य अपने आप में एक ही क्रिया है, उसमें एक ही क्रियापद है, और उसका वाक्य या उपवाक्य कहें सब बराबर है, एक ही है। संयुक्त वाक्य जैसे दिया हुआ है, उसमें 2 उपवाक्य हैं और दोनों प्रधान है ना। हमने जो उदाहरण लिया था वो सामने लिखा हुआ है, आज गणतंत्र दिवस है और बाहर नया सवेरा हो रहा है। तो 2 क्रियापद हैं, है और हो रहा है। तो इन दोनों के चारों ओर अपने अपने शब्द हैं। तो ये उपवाक्य में प्रधान, जो क्रिया को हम प्रधान मानते हैं, तो सरल वाक्य में भी हम क्रिया को प्रधान मानते हैं, उपवाक्य में भी क्रिया को प्रधान मानते हैं। तो ये जो उपवाक्य है, आज गणतंत्र दिवस है, क्रिया प्रधान हो गई, और इसमें हाँ, या कहें क्रिया मुख्य हो गई, और इसी तरह बाहर नया सवेरा हो रहा है में भी क्रिया मुख्य हो गई। और ये आवाज आ रही है तो, और ये दोनों जो है उपवाक्य प्रधान है। ठीक है, ये हमने देखा। आवाज आ रही है कुछ बेटा, किसी का ऑन है माइक? हाँ जी भाई जी, मैंने कर दिया, मुझे 1 मिनट टाइम लगा। मैं भी कर सकती हूँ ना म्यूट इधर से? अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है जी। तो इसी तरह से मिश्रित वाक्य हो गए। झंडा उठाकर उसने गीत गाया, तो इसमें झंडा उठाकर में मुख्य जो है वो उठा है, क्रिया है। उसने गीत गाया में मुख्य गाया है, वो भी क्रिया है। पर इन दोनों उपवाक्यों को देखेंगे तो उसने गीत गाया प्रधान उपवाक्य है और झंडा उठाकर आश्रित उपवाक्य है। इसको हमने कैसे, इसका कसौटी क्या थी इसकी, कि अगर हम इसके पूरे वाक्य उपवाक्य को बोलें, उसने गीत गाया, तो अपने आप में ये एक पूरा वाक्य है। अगर हम झंडा उठाकर बोलेंगे तो ये अपने आप में पूरा वाक्य नहीं है। कोई भी कहेगा कि इसका क्या अर्थ हुआ, इसमें आप कहना क्या चाहते हो, पूरा नहीं है ये। तो जो आश्रित है वो अपने आप में पूरा नहीं है, वो दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो ये बात हमने की थी, और इसी पर आपको जो है कुछ गृह कार्य दिया था। तो गृह कार्य आप देख पाए, थोड़ा देरी हो गई देने में, पर आप लोग कुछ देख पाए क्या गृह कार्य? जी नाना जी। अच्छा, ठीक ठीक। तो गृह कार्य में आपको कैसा लगा? आसान लगा, मुश्किल लगा? नाना जी, जो जिसमें वाक्य के वो बताने थे, मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य, तो वो वाला तो इजी लग रहा था पहचानने में, लेकिन उपवाक्य किस तरह बनाने थे वो मैं नहीं समझ पाई। तो जैसे वाक्य के हमने ट्री बनाए थे, वैसे ही उपवाक्य के ट्री बनेंगे, क्योंकि उपवाक्य में भी क्रिया है और वो मुख्य है। सरल वाक्य में एक ही क्रिया है और वो मुख्य है, तो उसके कारक कौन से हैं ये हमको लिखने हैं। ठीक है, जी। अब दोबारा प्रयास करेंगे इसके लिए, घर जाके इसके कक्षा के बाद इस पे दोबारा प्रयास करिए। तो मैं उसी चीज को आगे ले लेता हूं। एक वाक्य ले लेते हैं, संयुक्त वाक्य। राम घर गया, वह सीता साइकिल से विद्यालय गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो गया है, ये क्रिया हो गई। इधर गई जो है वो क्रिया हो गई। ठीक है, और एक पहला उपवाक्य ये हो गया और दूसरा उसके बाद में इस प्रकार से हो गया।
तो इन दो उपवाक्यों को अगर हम कारक, क्रिया और कारक के साथ में लिखेंगे तो वो नीचे दिया गया है। ठीक है, जैसे गया, उसके नीचे लिखा है राम और दाहिनी तरफ नीचे लिखा है घर। राम क्या है? कर्ता कारक है, उसको K1 लिख दिया, और घर क्या है? कर्म है, उसको K2 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो उपवाक्य है राम घर गया, उसका ये ट्री बन गया, मतलब इसका अर्थ हमने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे उपवाक्य पे आते हैं, गई। तो इसमें संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? सीता, साइकिल और विद्यालय। ठीक है, तो सीता जो है वो कर्ता हो गई गई का, ये इसको K1 से दिखाया गया है। ठीक है, और विद्यालय जो है वो कर्म हो गया, कर्म के लिए K2 लिख दिया, और साइकिल जो है वो करण कारक हो गई। तो ये अपने आप में ये तीनों चीजें इसके ट्री में आ गई, तीनों संज्ञाएं जो है क्रिया से जुड़ गई। ठीक है, ये सबको क्लियर है ये दोनों? जी। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो हमने दो उपवाक्य लिखे और इनका अर्थ लिखा, तो इनका आपस में क्या संबंध है? क्योंकि जब भी हम कोई वाक्य लेते हैं, चाहे संयुक्त वाक्य हो, चाहे सरल वाक्य हो, चाहे मिश्रित वाक्य हो, उसमें एक ही ट्री बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम जो बात बोलते हैं वो अपने आप में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, हम इस प्रकार से नहीं बोलेंगे कि राम घर गया चावल। अब वो कहेंगे चावल क्या, इसका क्या अर्थ है? आप खुद ही पूछोगे कि अरे ये कैसा वाक्य है? बोले नहीं नहीं, राम घर गया का तो ट्री बन गया, चावल अलग से मैंने ऐसे ही बोल दिया। ऐसे नहीं। तो वाक्य जो है वो एक ही बात कह रहा है और उसमें जो भी चीजें आई हैं वो आपस में जुड़ी हुई है। तो अगर दो उपवाक्य हैं तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो राम घर गया एक उपवाक्य हुआ, सीता साइकिल से विद्यालय गई दूसरा उपवाक्य हुआ, पर इनका आपस में क्या संबंध है, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े? ठीक है, तो कौन बताएगा इसको? कि दोनों में एक ही क्रिया हो रही है। क्रिया तो अलग अलग है, एक में गया एक में गई। या हम ये भी बोलते हैं राम घर गया वह जाकर खाना खाया, वह उस राम ने सीता ने खाना खाया। राम घर गया वह सीता खेलने गई, या सीता ने खाना खाया। तो खाया क्रिया तो अलग अलग हो सकती है, वो कोई बाध्यता नहीं है कि क्रिया एक ही हो। तो हम ये दो घटनाएं एक साथ बता रहे हैं। ठीक है, तो इनमें आपस में इतना ही संबंध है कि ये दोनों घटनाएं हुई, और या तो ये एक साथ हुई या एक के बाद एक हुई। ठीक है, पर जब हम वह लिख देते हैं यहाँ पर, ये जोड़ने वाली चिन्ह है, तो वह जब हमने या और लिख दिया तो ये बोल रहा है कि दो घटनाएं हुई। तो इसको जब हम इसका ट्री बनाएंगे तो हम इस तरह से लिख देंगे। तो इस ट्री में मुख्य क्या है? वह, मतलब दो घटनाएं, वह दो से ज्यादा के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पर दो घटनाएं हैं या दो क्रियाएं हैं। पहली क्रिया जिसमें राम घर गया, ये गया के साथ है। ठीक है, पहली क्रिया ये हो गई, पहला उपवाक्य, तो पहली इसका ये ट्री, और ये दूसरा उपवाक्य और इसके साथ ये। ठीक है, तो ये दोनों अब आपस में जुड़ गए। ये साफ है सबको? हाँ जी। अगर इसके बदले हम वह के बदले लिखते लेकिन, राम घर गया लेकिन सीता साइकिल से विद्यालय गई, तो यहाँ पर दोनों घटनाएं एक साथ तो हुई होंगी, लेकिन इनमें आपस में कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है कि देखो एक घटना ये हुई और इससे अलग घटना दूसरी हुई। हम इन दोनों में भिन्नता दिखा रहे हैं। पहले वाक्य में हम दोनों में एक तरह से सिमिलैरिटी या दोनों घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। तो अगर लेकिन लिख देंगे तो हम यहाँ पर भी लेकिन लिख देंगे।
ये तो आपने समझ ही लिया था कि भाषा जो है खाली मात्र घटनाओं को बताने का माध्यम ही नहीं है, वो तो बता ही देते हैं, पर उसमें हमारी क्या दृष्टि है वो भी बताते हैं। ठीक है, और ये इसको इस तरह से कहें कि भाषा हमको वो सशक्त माध्यम देती है जिससे हम अपनी चीजें भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो हो गई घटना या घटनाएं, जब संयुक्त वाक्य हो गया, एक से ज्यादा क्रियाएं हो गई तो घटनाएं या क्रियाएं। और दूसरी तरफ जो वक्ता है, जो ये भाषा बोल रहा है, उसकी क्या दृष्टि है। तो उसके लिए पाणिनि के समय एक शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा विवक्षा। वो जो देख रहा है, उसको जो अपनी बात, उसके मन में एक अर्थ आ रहा है, उस अर्थ को वो दूसरे श्रोता, सुनने वाले को बताना चाहता है। तो मात्र घटनाएं ही नहीं है, साथ में जो वक्ता है उसकी विवक्षा भी है, वो किस प्रकार से घटनाओं को देख रहा है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और ये जो चीज पाणिनि ने उस समय देख ली 2500 साल पहले, आज भी जो आधुनिक भाषा विज्ञान के लोग हैं वो इस बात को कहीं ना कहीं ये बात छूट जाती है। ठीक है, तो भाषा जो है मात्र घटनाएं नहीं है, बल्कि एक दृष्टि भी है, एक विवक्षा भी। ठीक है, ये साफ क्लियर हो गया सबको? जी नाना जी। ठीक है, क्या समझे हो जीवच विवक्षा से? बताओ बेटा। अरे मैं सब भूल गया। और कौन बताएगा विवक्षा से? मैं बताऊं हाँ बताओ। कि जो भाषा है वो दृष्टि और मतलब अगर कोई किसी को कुछ क्रिया करते हुए देख रहा है, जैसे कि कोई राम घर गया उसको देख रहा है और सीता साइकिल से विद्यालय गई ये देख रहा है, तो उसे दूसरे व्यक्ति वो दूसरे व्यक्ति को वो चीज कैसे बताएगा, इसको बोलते हैं विवक्षता। ठीक है, तो वक्ता की दृष्टि या वक्ता किस निगाह से इसको देख रहा है, उस घटना को, वो भी साथ में बता रहा है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो बेटा पूछना चाहिए, हाँ नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है जीवज बेटा, हरदम, वरना तब उसी से हम और सीखते हैं। और आगे चलते हैं, अब इधर आ जाते हैं मिश्रित वाक्य पे, कि दूध पीकर बच्चा सो गया। ठीक है, तो ये तो अब आप समझ ही गए, दो उपवाक्य हैं इसमें। ठीक है, ये पहला उपवाक्य, ये दूसरा उपवाक्य। ठीक है, और पहले के लिए हमने एक ट्री बना दिया, दूसरे के लिए हमने एक वृक्ष बना दिया। ठीक है, लेकिन अभी ये पूरा नहीं है, क्योंकि एक ही वृक्ष बनना चाहिए पूरे वाक्य के लिए। तो इसमें हम क्या करें, सवाल ये उठता है। तो इसका अर्थ आप लोग क्या समझते हो कि दूध पीकर बच्चा सो गया? मतलब बच्चे ने पहले दूध पिया और फिर वो सो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या संबंध है पीने में और सोने में? कि वह सो तो गया लेकिन उसने पहले दूध पिया, मतलब दूध उसने पीकर सो बहुत गया है। सही, बहुत, उससे पहले वो उसने दूध पिया, सो गया तो मुख्य क्रिया हो गई, प्रधान उपवाक्य हो गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रधान उपवाक्य। ठीक है, और इसकी जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया के रूप में आएगी अब। और ये हो गया, पहला वाला हो गया आश्रित। ठीक है, इनमें आपस में क्या संबंध है, एक घटना पहले हुई, दूसरी घटना बाद में हुई। तो इसके लिए हम ये बना देंगे पूर्वकालिक। ठीक है, तो मुख्य
मुख्य क्रिया क्या है? बच्चा सो गया। पूर्वकालिक, उससे पहले कौन सी क्रिया हुई? दूध पी लिया। ठीक है, दूध पीकर। तो ये समझ गए? तो इनको कई बार हम इस तरह से ये भी बना देते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई एक ऊपर है एक नीचे है, या एक मुख्य है तो सो गया मुख्य है, बच्चा उसके सहायता में है। कौन सो गया? बच्चा सो गया। पीना मुख्य क्रिया है, मुख्य है उपवाक्य में। दूध जो है उसका, उसके बारे में हमको कुछ बता रहा है। ठीक है, और जब पीने और सोने की बात आई तो सो गया मुख्य है और पीना उसके बारे में कुछ बता रहा है। तो कब सो गया? दूध पीकर सो गया। तो मुख्य क्रिया सोना है और पीने की क्रिया पूर्वकालिक है, उससे पहले। ठीक है, ये सबको स्पष्ट है? सौम्या, श्रिया बेटा? हाँ नाना जी। जी। ठीक है, समझ गए इसमें? तो इसमें प्रधान उपवाक्य उसकी क्रिया, तो प्रधान उपवाक्य उसमें जो क्रिया है सो गया, ये पूरे वाक्य की मुख्य क्रिया हो जाएगी। ये सबको दिख गया कि अगर मिश्रित वाक्य में एक आश्रित उपवाक्य है, एक प्रधान उपवाक्य है, तो प्रधान उपवाक्य की क्रिया पूरे क्रिया की मुख्य क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो उसी को हम फिर इस तरह से वृक्ष बना के, ट्री बनाकर दिखा सकते हैं। नाना जी, उपवाक्य यानी आधा वाक्य होता है क्या, जिसका पूरा अर्थ नहीं निकला? उपवाक्य का अर्थ ये होता है कि उसमें एक पहले समझ लें, उपवाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। ठीक है, एक क्रिया होगी उसमें, वो एक क्रिया के बारे में कुछ बता रहा है और साथ में उसके अपने कारक होंगे। तो जैसे उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य, इसमें क्रिया है सो गया, तो सो गया के अपने कारक हैं। कौन से कारक हैं? बच्चा सो गया, है ना? दूध नहीं सो गया, बच्चा सो गया। तो बच्चा जो है वो कर्ता कारक हो गया। तो वो हमने यहाँ पे इसको ट्री के रूप में हमने इसको यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, अब पीकर आते हैं। तो पीकर जो है दूसरी क्रिया है, क्योंकि ये दूसरी क्रिया है तो ये दूसरे उपवाक्य में चली गई। तो हर उपवाक्य में एक ही क्रिया है। ठीक है, एक ही एक्शन, एक ही घटना, एक ही क्रिया हो रही है। तो पीकर जो है क्रियापद है और पीने की घटना जो है वो क्रिया है। तो यहाँ पीने की घटना हो रही है, तो ये इसका जो है क्रिया इसमें हो गई, ये है। और क्रिया के अपने कारक हैं, तो दूध जो है वो कारक है। कारक का क्या अर्थ है कि इस पीने की घटना में ये सहायक है, इसके बारे में हमको ये कुछ बताता है, ये उसमें शामिल है कारक। तो दूध कर्म है, उसको केटू लिख दिया। तो दूध पीकर, तो इस तरह से ये दूसरा वृक्ष बन गया, दूध पीकर। ठीक है, तो उपवाक्य का अगर हमें कोई वाक्य देता है तो उसमें जो क्रियाएं हैं, जो घटनाएं उसमें बताई जा रही हैं, वो हर एक क्रिया के लिए हमको एक अलग उपवाक्य बन जाएगा। ठीक है, दूध पीकर, कपड़े पहनकर, नहा धोकर, बच्चा सो गया। तो इसमें अब क्रियाएं अगर लिखेंगे हम, तो पीकर, नहाकर, सो गया, तीन क्रिया हो रही है। सबको समझ में आ रही है? तो इन तीनों क्रियाओं में अपने अपने उपवाक्य बन गए। तो एक उपवाक्य तो ये बन गया, दूसरा उपवाक्य ये बन गया और तीसरा उपवाक्य ये बन गया। ठीक है, अब इस हर एक ये उपवाक्य, इसमें क्रिया है और कारक है। ठीक है, जैसे पीकर, नहाकर, सो गया। ठीक, इन हर एक उपवाक्य के लिए हम क्रिया लेंगे और उसका एक ट्री या वृक्ष बना देंगे, और बाद में इन तीनों को
हमारा प्रश्न होगा कि इनको कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, तो वो फिर हम इसको जोड़ सकते हैं। तो हर उपवाक्य के लिए एक जो है ट्री बन रहा है जिसमें क्रिया मुख्य है, बाकी कारक हैं, और इन सारे उपवाक्यों को आपस में जोड़ना, मतलब सारे ट्रीज को जोड़ना, वो उनका आपस में संबंध दिखाता है। ठीक है, ठीक है श्रेया बेटे, समझ गए इसको? हाँ, पर नाना जी नहाकर तो पूरी ही एक क्रिया हुई ना, मतलब कर से हमें क्या पता चलेगा? सिर्फ मैंने अगर कर लिखा बिल्कुल है। आप सही कह रहे हो। मैं अगर हिंदी व्याकरण के हिसाब से जाएंगे तो नहाकर जो है पूरी एक क्रिया मानी जाएगी। ठीक है, जल्दी से नहाकर, तो नहाकर जो है क्रिया हो गई। इसमें नहाना, चलिए इस पे बाद में बात करेंगे कभी, तो पर ये ठीक है। तो नहाकर जो है एक क्रिया हो गई। ठीक है, क्योंकि हिंदी में क्रिया के साथ जब संज्ञा जुड़ती है तो कुछ क्रियाएं भी बनती हैं, उसकी बात अभी हमने नहीं की है। और वो आप जैसे जैसे आप और पढ़ोगे उसमें अपने आप कुछ और भी चीजें आ जाएंगी व्याकरण में। लेकिन अगर अपने को ये पर्पस क्लियर है कि भाषा क्या हमको इंगित कर रही है, अगर हमें ये समझ में आ जाता है तो हम व्याकरण फिर कोई मुश्किल चीज नहीं है, व्याकरण को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, जी। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक संयुक्त वाक्य लेते हैं जिसमें मैंने उदाहरण लिया है स्थिति क्रिया का। माँ ने कहा नीला आसमान सुंदर है। तो इसमें जो क्रियाएं हैं वो आप देख सकते हैं, कहा, और दूसरा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो इसमें। तो इनको काले रंग से मैंने नीचे उनके लाइन खींची हुई है। तो अब ये दो क्रियाएं हैं, तो इनके जो है अपने अपने कारक होंगे। ठीक है, तो इस पे आते हैं, नीला आसमान सुंदर है जो है स्थिति क्रिया है जिसकी हमने बात की थी। ठीक है, अंग्रेजी में इसको स्टैटिव वर्ब भी बोलते हैं। क्योंकि हम एक यूनिवर्सल ग्रामर कर रहे हैं, तो जो जो चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो अंग्रेजी पर भी लगेंगी, कन्नड़ पर भी लगेंगी, चाइनीज पर भी लगेंगी, जापानीज पर भी लगेंगी। ये यूनिवर्सल ग्रामर है ना, ये बात याद रखनी है। ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, उसके माध्यम से हम यूनिवर्सल ग्रामर की जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो आते हैं, नीला आसमान सुंदर है, ये एक उपवाक्य है। तो है इसका वो क्रिया हो गई, और आसमान और सुंदर, तो हमने क्या बोला था इसमें, उद्देश्य और विधेय। नीला आसमान और सुंदर। ठीक है, तो नीला आसमान उद्देश्य हो गया और सुंदर जो है वो विधेय हो गया। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आसमान के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं उसके बारे में? विधेय सुंदर है, तो उद्देश्य और विधेय। ठीक है, नीला क्या है? नीला आसमान के बारे में कुछ कह रहा है, तो नीला जो है आसमान का विशेषण हो गया। तो ये सब समझ गए? इस पे कोई प्रश्न है जीवत बेटा? जो नाना भी जी, समझ में नहीं आया पूछो। हाँ, ये जो सुंदर है वो अगर नीला सुंदर आसमान है, अगर ऐसा होता तब भी वो सुंदर विधेय ही रहता क्या? इसको अगर इस तरह से कहें, वो तो पूछना पड़ेगा, वक्ता से पूछना पड़ेगा कि आप जो भाषा बोल रहे हो ये क्या कहना चाह रहे हो। नीला सुंदर आसमान है, ये कुछ कवि वाली भाषा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें अलग है, अर्थ तो एक सा ही निकल रहा है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो आसमान नीला है, तब क्या होगा? तब नीला विधेय हो जाएगा और आसमान उद्देश्य। उद्देश्य हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य और विधेय जो है वाक्य में जो लिखा हुआ है उसके आधार पर ही हम इसको समझ पाएंगे। और इसको इस तरह से देखें कि ये जो पहली चीज है वो उद्देश्य है, दूसरी चीज जो है सुंदर है। सामान्यतः इस तरह
है, लेकिन कवि की भाषा में हम ये भी बोलते हैं क्या सुंदर नीला आसमान है ना, सुंदर नीला आसमान है। तो इसका अर्थ अगर कवि की भाषा में बोलेंगे तो हम लोग लगा लेंगे कि भाई आसमान की बात की जा रही है, सुंदरता की बात नहीं की जा रही। ठीक है, तो कई बार हम भाषा में क्रम बदल सकते हैं, लेकिन अर्थ के दृष्टि से वो अर्थ वही निकलता है। और अगर इसमें कभी कंफ्यूजन होने लगे तो हम कहेंगे भाई वक्ता साफ बोलो, है ना, आप कुछ कहना चाह रहे हो उसको अच्छे उसको व्याकरण की दृष्टि से भी सही बोलो तो हमारे में सही अर्थ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इस पे कहने पे, दूसरे उपवाक्य पे, माँ ने कहा। तो कहा क्रिया है और माँ जो है वो करता है। ठीक है, तो माँ ने कहा, ने हमको क्या बताता है कि ये करता है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि इन दोनों में क्या संबंध है, तो कौन बताएगा? प्रेरणा बेटा आप बताओगे? जी, मतलब माँ ने कहा और नीला आसमान सुंदर है इसमें ना, तो मुझे लगता है शायद कि नीला आसमान सुंदर है, ये माँ ने कहा है, बिल्कुल मतलब सही। करता वो है। नहीं, करता कौन है? कहने का माँ, करता कौन है? अच्छा ये कहने का करता तो कोई और ही है। माँ है ना, माँ ने कहा। अच्छा, हाँ हाँ। तो माँ ने क्या कहा? नीला आसमान सुंदर है ना। ये पूरा का पूरा उपवाक्य कर्म है, क्योंकि इसमें अगर आप सिर्फ इतना ही बोलोगे कि माँ ने कहा, ये अधूरा वाक्य है। कोई पूछेगा क्या कहा, तो आप कब फिर बताओगे माँ ने कहा नीला आसमान सुंदर है। तो जो नीला आसमान सुंदर है ये एक उपवाक्य भी है और कहने का एक कारक भी है। तो हमने पहले उपवाक्य मान के दोनों के अपने अपने ट्री बना लिए, और फिर ये समझ में आ रहा है कि जो माँ ने कहा का ट्री है ये तो अधूरा है। तो इसको पूरा कैसे करें, पहले समझे अर्थ में क्या कहा गया है। तो कहने में जो बात थी नीला आसमान सुंदर है, उसको कर्म बोला गया। ठीक है, तो हम जब भी कहना शब्द आएगा इसके बाद जो बात कही जा रही है उसको हम कर्म कहेंगे। माँ ने सोचा नीला आसमान सुंदर है, तो सोचने में जो बात सोची गई वो कर्म है। ठीक है, एक तरह से कहने की क्रिया उसके ऊपर हो रही है, ये मान लें। ठीक है, तो अगर इस तरह से इसको देख लें तो कहने की क्रिया का ये कर्म हो गया, और इसको हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये समझ में आया क्या श्रेया बेटा? हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले उपवाक्य निकाल लिए। उपवाक्य पहले क्रियाएं निकाल ली, क्रियाओं से उपवाक्य बन गए। हर एक उपवाक्य के लिए एक वृक्ष बना दिया। ठीक है, एक ट्री बना दिया। और अब देखने लगे कि इनको कैसे जोड़े, तो हमें समझ में आया कि अरे जो कहने वाली क्रिया थी वो तो अधूरी है यहाँ पे, तो इसका कर्म है, ये बन रहा है। ठीक है, इससे जो पिछले वाले वाक्य थे उसमें सॉरी, ये संयुक्त वाक्य नहीं है, ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये लिख नहीं रहा, एक ठीक है, तो इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है, मुख्य इसमें प्रधान क्रिया कौन सी है? दो क्रियाएं हैं, प्रधान क्रिया कौन सी है? माँ ने कहा। कहा। ठीक है, तो माँ ने कहा, तो इसीलिए वो जो इस पूरे वृक्ष को देखेंगे तो कहा इसके अंदर जो है बिल्कुल सेंटर में है।
ठीक है, ये सबसे ऊपर है। तो ये मुख्य क्रिया हो गई। और जो दूसरी क्रिया है वो इससे संबंधित है, वो इसका कर्म बन रही है। ठीक है, तो नीला आसमान सुंदर है, ये पूरी एक उपवाक्य हो गया, और इसमें जो क्रिया है वो कर्म हो गई। तो जब हम क्रिया को कर्म बोल रहे हैं तो इसके नीचे वाला हिस्सा भी इसके साथ में आ गया, नीला आसमान सुंदर। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये वाली बात एक बार बता देनी चाहिए, और जैसे जैसे आपका अभ्यास होगा आप इसको और अच्छे से समझने लगोगे। तो इसमें और कोई प्रश्न है क्या किसी को? जीवत समझ में आया क्या? जी नाना जी, और मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर कोई एक ऐसे ही वाक्य हो तो उसमें हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये वाक्य जो है ये इससे मतलब अलग है और ये अलग है? नहीं, तो पहला काम हम क्या करेंगे? ठीक है, सवाल ये है कि पहली चीज हम क्या करेंगे। तो पहली चीज हम पहले क्रियाओं को देखेंगे। क्रिया। एक मिनट, ठीक है। हेलो। हाँ, एक मिनट, ये कुछ, हाँ। तो पहला स्टेप हमारा क्या हुआ? पहले हम क्रियाओं को देखेंगे। हाँ, तो उसके लिए क्या देखेंगे? वाक्य में क्रियापद देखेंगे। उससे हमको क्या पता चलेगा कि कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, साथ में हम फिर इसके साथ फिर संज्ञा देखनी शुरू करते हैं। संज्ञा, तो संज्ञा पद, उससे हमको क्या पता चलेगा कौन सी वस्तुएं हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि उपवाक्य कितने बड़े हैं। हर क्रिया एक अपने उपवाक्य में होगी। ठीक है, तो उस उपवाक्य में और कितनी वस्तुएं हैं वो जुड़ी हुई हैं, हमको ये पता लगेगा। ठीक है, तो जो हमने ये बनाया ना, ब्रैकेट बनाया है, ये हमने एक उपवाक्य को दिखा दिया कि ये हमारा उपवाक्य है। ठीक है, तो उपवाक्य जब हमें पता चल गया तो हम फिर उसके लिए क्या बनाएंगे? हम उसके लिए ट्री बना देंगे। ठीक है, जब ट्री बन गए तो अब हम क्या कहेंगे कि इनको कैसे जोड़ा जाए। और जब जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमें उसके अर्थ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि हम भाषा जानते हैं, हम हिंदी समझते हैं, तो हमें कोई वाक्य देगा तो हम उसको अर्थ के आधार पर कहेंगे कि भाई इसको कैसे जोड़ना है। ठीक है, तो ये जो है अर्थ, तो ये इधर सारी जो चीजें मैंने सारी लिखी हैं तो वो अर्थ है, और इधर जो है भाषा है। भाषा क्या करती है? अर्थ को इंगित करती है। कैसे इंगित करती है? ये प्रोसीजर आ गया कि भाषा में क्रियापद को निकालो, उससे हमें अर्थ क्रिया का पता चलेगा। संज्ञा पद को पता करो, उससे हमें वस्तुओं का पता चलेगा। उपवाक्य पर पता करो, हर क्रिया एक उपवाक्य में है, तो उसके साथ में जो संज्ञा है, जो वस्तुएं हैं वो जुड़ जाएंगी, तो क्रिया और वस्तुएं जुड़ गई ट्री के रूप में। ठीक है, और अंत में जितने ट्रीज बने हैं जो उपवाक्य हैं, इनको आपस में जोड़ो। ठीक है, ये बात जी समझ में नाना आई? जी नाना। आसान है कि मुश्किल है? आसानी है ना, प्रोसीजर मुश्किल नहीं है, थोड़ा अभ्यास चाहिए। और भाषा के बारे में इतना तो पता लगना पड़ेगा कि भाई क्रिया और संज्ञा, अगर आपको क्रिया और संज्ञा आ गई ना तो आधी भाषा आपको वैसे ही समझ आ गई। ठीक है, ऑफ कोर्स इसके अलावा विशेषण भी होते हैं, जैसे नीला है विशेषण है। ठीक है, इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे ने, माँ, ने, तो इन चीजों पे हम अभी और आगे बात करेंगे अभी। पर ये तरीका हो गया कि हम जो है ट्री बना सकते हैं और एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आप ये स्ट्रक्चर बना के, ये ट्री बनाकर किसी कंप्यूटर को दे दोगे तो कंप्यूटर जापानीज बना के दे देगा। ठीक है, जापानीज इसको अंग्रेजी बना के दे देगा, कंप्यूटर इसको डच बना के दे देगा।
तो मतलब क्या हो गया, ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है जो यूनिवर्सल ग्रामर के आधार पर है, ठीक है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर या इसको कहें ट्री, ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रामर के आधार पर है। और एक बार ये बन गया तो आप अर्थ तक पहुंच गए। अगर आप अर्थ तक पहुंच गए तो अगर अनुवाद करना है तो कंप्यूटर अनुवाद करके दे देगा। है नहीं मजेदार बात? जी नाना जी। क्या अद्भुत बात है कि ये स्ट्रक्चर बना दिया तो किसी भी भाषा का हम वाक्य बना सकते हैं, वो कंप्यूटर बना के दे देगा। ठीक है, तो चलो। हमारे पास हेलो, मैं शोमा हाँ। हूँ। हाँ, तो हमारे पास अभी एक टूल ऐसा है, बच्चों को मैं बोल रही हूँ, वो अगर ट्राई आउट करना चाहते हैं, इससे खेलना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो नहीं, बहुत बढ़िया, मुझे पता नहीं था कि सोमा जी आ गई हैं इसमें। तो ऐसा कंप्यूटर का टूल बना हुआ तैयार है। अगर इस तरह का ट्री बना के आप दे दोगे, ठीक है, तो वो तेलुगु बना के दे देगा, कन्नड़ बना देगा, तमिल बना देगा। और जो व्यक्ति आपकी बात, जो हिंदी नहीं जानता है, वो भी इस बात को पढ़ पाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर में अगर इसको जोड़ देंगे कि भाई इसे बोल के सुनाओ, तो कंप्यूटर इसको तेलुगु में बोल के सुना देगा, कन्नड़ में बोल के सुना देगा। ठीक है, तो क्या हो गया, भाषांतर हो गया, एक भाषा से दूसरी भाषा कंप्यूटर की सहायता से। ठीक है, पर हमको क्या समझना है इसमें, बताओ प्रेरणा, क्या समझे? कि उसमें क्रिया और वस्तुएं निकालना आनी चाहिए और पहचानना आना चाहिए, ट्री बनाना आना चाहिए। बिल्कुल। और वो बनाने में क्या हो रहा है, हम भाषा के स्वरूप, उसके जो यूनिवर्सल ग्रामर है उसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल ग्रामर से बन गया यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, और उस यूनिवर्सल स्ट्रक्चर से हम किसी भी दूसरी भाषा में वाक्य बना सकते, वो अपने आप बना के, कंप्यूटर भी बना के दे सकता है। इतना आसान है। कंप्यूटर क्या काम कर लेता है, जो आसान काम, सोचने में जो बहुत मुश्किल काम है वो कंप्यूटर नहीं कर पाता है, पर सोचने में आसान काम जो है वो कंप्यूटर कर सकता है। कंप्यूटर की क्या खासियत है, वो एक ही काम बार बार करना है तो वो आसानी से कर लेता है, आदमी के लिए वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपको अगर जोड़ के लिए मैं 10 संख्याओं का जोड़ दे दूं तो समय लगेगा, कंप्यूटर उसको तुरंत कर देगा। ठीक है, तो जहां भी जटिलता है, सोचने वाली बात है, तो वो आदमी को सोचनी है। कंप्यूटर जो है उसको रिपीटेटिव, जो काम बार बार एक ही रूप से होना है, एल्गोरिथम से होना है, वो काम कंप्यूटर कर सकता है। तो अब क्या हो गया, आदमी और कंप्यूटर मिलके एक दूसरे व्यक्ति से अब मतलब कंप्यूटर की सहायता से एक आदमी दूसरे आदमी से बातचीत कर सकता है ना मजेदार बात? और इसी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, भाषा में कंप्यूटर जब कुछ भी कर पाता है तो लोग कहते हैं अद्भुत, ये तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर कर क्या रहा है, यही सब कर रहा है कंप्यूटर, क्रियापद, संज्ञापद, उपवाक्य। आप कहोगे अरे ये तो इतनी आसान चीज है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए ये बहुत ही मुश्किल चीज, पर अब इस तरह का सॉफ्टवेयर बन गए हैं कि इस प्रकार का अगर आप ट्री बना के दे दोगे तो वो दूसरी भाषा में वाक्य बना के आपको दे देगा। मजा आया क्या श्रेया बेटा? जी मजेदार चीज है कि जी नहीं? हाँ। ठीक है, है। वही लेकिन कंप्यूटर का उपयोग कर पाएगा जो इन सब चीजों को समझता है। ठीक है, और चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। अब आते हैं हम एक नया वाक्य लेते हैं। इस लंबी पतली जंजीर से उसने नीले आसमान को तेजी से बांध दिया। ये कहानी में से वाक्य है, मान लीजिए। तो इसमें क्रिया को तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, काले रंग से। इसमें अब वो क्या है, संज्ञाएं, ये इसमें मुझे रंग नहीं आ रहा है इसमें। जंजीर, हाँ, आगे, हाँ, आसमान,
हाँ, पहला संज्ञा कौन सी दिख रही है आपको? जंजीर। जंजीर, सही। जीवत बेटा बताओ, अगली संज्ञा कौन सी है? संज्ञा या सर्वनाम, दोनों ले सकते हैं। आसमान। ठीक है, आसमान। ठीक है, सर्वनाम देखेंगे तो उसने। वस्तुएं कौन कौन सी हो गई? एक वस्तु जंजीर हो गई, दूसरी वस्तु वह व्यक्ति हो गया, तीसरी वस्तु आसमान हो गया। ठीक है, क्रिया कौन सी हो गई? बांध दिया। ठीक है, तो ये संज्ञाएं हमने इसमें लिख दी, तो ये संज्ञा पद है। अब इस संज्ञा के साथ में जो विशेषण आ रहे हैं, अन्य चीजें आ रही हैं, ठीक है, उनको हम जरा इसमें मार्क कर देंगे। तो इस लंबी पतली जंजीर से, तो ये पूरा जो है एक संज्ञा, एक वस्तु के बारे में बात हो रही है। किस वस्तु के बारे में बात हो रही है? जंजीर के बारे में बात हो रही है। वो जंजीर कैसी है? पतली है, लंबी है, और ये वाली जंजीर है, इस, है ना, अगर 2-3 जंजीरें पड़ी हैं तो इस जंजीर से। फिर आते हैं उसने अपने आप में पूरा है, इसके साथ में और कोई विशेषण इत्यादि नहीं है। नीले आसमान को, ये पूरा जुड़ गया, आसमान का रंग पता चल गया। ठीक है, और फिर आते हैं हम बाद में इसके, अब क्या बच गया? बांध दिया। ठीक है, तो बांध दिया ये क्रिया हो गई। अब ये बच गया तेजी से। अब ये क्या चीज है? ये हमको क्रिया के बारे में बता रहा है कि क्रिया किस प्रकार से हुई, धीरे हुई, तेजी से हुई, मुश्किल से हुई। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट्स बनाए हैं, पैरेंथेसिस, ये इसको हम बोलते हैं पदबंध। पदबंध मतलब फ्रेज। जो पद हैं, जंजीर एक पद है, पतली एक पद है, लंबी पद है इत्यादि, ये आपस में बंधे हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और एक ही वस्तु के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वो वस्तु जो है वो क्रिया से जुड़ी हुई है, बांध दिया। ठीक है, तो ये पद, इसको जो ब्रैकेट बना, इसको हम बोल रहे हैं ये पदबंध है। क्यों? क्योंकि ये एक वस्तु के बारे में हमको कुछ बता रहा है। वस्तु कौन सी? जंजीर। जंजीर कैसी? पतली, लंबी, ये वाली। ठीक है, तो पदबंध में हम एक वस्तु को बता रहे हैं जो कि क्रिया से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जंजीर जो है वो क्रिया से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसने, ये अपने आप में पूरा है, इसके साथ में और कुछ नहीं है, और नीले आसमान को तेजी से बांध दिया। तो अगर हम इसका ट्री बनाएंगे, इसका अब हम ट्री बना सकते हैं, और इसमें उसने क्या हो गया? कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक। बहुत बढ़िया, ये हो गया कर्ता। अब आप तो एक्सपर्ट हो गए सब लोग। जंजीर क्या हुआ? ये थोड़ा सा मुश्किल है। करण कारक। अरे वाह, सही, करण कारक। ठीक है, उसने नीले आसमान को बांध दिया, अपने आप में पूरा है। उसने जंजीर से नीले आसमान को बांध दिया। कैसे बांध दिया? किस प्रकार? साधन क्या रहा? साधन रहा जंजीर। तो ये जो साधन होता है वो करण बन जाता है। ठीक है, वो करण है। किसको बांध दिया? ये आसमान को। तो आसमान क्या हुआ? कर्म कारक। कर्म कारक। कर्म कारक हो गया। ठीक है, और साथ में हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसका अगर हम ट्री बनाते तो हम ऊपर लिखते बांध,
दिया, नाना जी, इसमें इस जो है ये भी जंजीर का विशेषण हुआ क्या? हाँ बेटा, ये जंजीर का विशेषण है जिसको हम बोलते हैं, ये इंगित कर रहा है। अगर दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, देख सकते हैं, तो वो कहेंगे इस जंजीर से, और वहां पे 3-4 जंजीरें पड़ी है तो वो उंगली से इशारा कर रहा है इस जंजीर से। तो इसको, इस पे हम आते हैं, ये सर्वनाम है और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है। इसको इशारे से दिखाया जा रहा है। कौन से इशारे से? आंखों से देख के। ठीक है, तो मैं इसको इधर, यहाँ चलिए इसको बना देता हूं मैं, एक मिनट। ठीक है, तो इस किसका विशेषण हो गया? जंजीर का विशेषण हो। ठीक है, तो इसको विशेषण लिख सकते हैं यहाँ। तो है ये सर्वनाम, ये विशेषण के रूप में है। तो इस जो है जंजीर का विशेषण हो गया, लंबी भी जंजीर का विशेषण हो गया, पतली भी जंजीर का विशेषण हो। अब आते हैं उस पे, कर्ता पे, उसने। फिर आते हैं आसमान, ठीक है। अब क्या करें? तेजी से क्या है? तेजी से क्रिया के बारे में बता रहा है, गति बता रहा है, किस गति से वो काम हुआ। तो बहुत तेजी से काम हुआ, तो तेजी से, और हम यहां लिख देते हैं ये क्रिया विशेषण संबंध। ठीक है, कायदे से मुझे यहाँ विशेषण संबंध लिखना चाहिए सब जगह। ठीक है, विशेषण तो लंबी जो है वो विशेषण है, और विशेषण संबंध लंबी और जंजीर के बीच में है। पतली जो है विशेषण है, और संबंध है जंजीर से, विशेषण संबंध। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ जी, लंबी भी विशेषण है ना? हाँ, लंबी भी विशेषण है। जी। ठीक है, तो अपना जो है ये एक ट्री स्ट्रक्चर बन गया, और इसमें हमारे पदबंध, तो पदबंध मार्क करने से हमको ये पता लग जाता है कि भाई कौन कौन सी चीजें आपस में जुड़ी हुई। तो इस लंबी पतली जंजीर, ये हमको वैसे भी समझ में तो आ ही रहा था, लेकिन अगर यहाँ पर हमने ये इसके माध्यम से बना दिया, ब्रैकेट के माध्यम से, तो अब ये स्पष्ट हो गया। तो जो वाक्य हमने लिया, इसमें हमने क्या काम किया? पहले क्रिया मार्क करी, है ना, बांध दिया। फिर हमने संज्ञाएं मार्क की, और संज्ञा के साथ हमने कहा कि ये जंजीर जैसे एक संज्ञा है, इसके साथ में भाई कौन कौन सी चीजें आ रही, तो इस लंबी पतली जंजीर से। ठीक, तो हमने फिर ये ब्रैकेट बना दिया जो लाल एरो से मैंने दिखाया है। इसी तरह आसमान एक और संज्ञा है, और नीला इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, नीले को। ठीक, तो हमने इस तरह से, तो इनको हम पदबंध बोलते हैं, इनको चंक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, चंक जो है एक तरह का फ्रेज पदबंध है, जो कि सरल पदबंध को चंक बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर सरल पदबंध जो है उनको मार्क कर दिया है।
सरल क्यों है? क्योंकि जो संज्ञा के साथ में जो चीजें आ रही हैं उनको हमने लिया है। यहां पर देखेंगे बांध दिया, तो ये भी एक पदबंध है, ठीक है। इसको हम वर्ब ग्रुप बोल सकते हैं, क्रिया समूह बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो शब्द आ रहे हैं, क्रियापद आ रहे हैं, उन क्रियापदों को आपस में जोड़ के पूरा एक बन गया, तो पद बांध दिया, ठीक है। तो ये हमको बांधने की क्रिया के बारे में बता रहा है। ये सब साफ हो गया, समझ में आ गया ये सब? जी। और नाना जी, ये संयुक्त वाक्य नहीं बन सकता क्योंकि जो इस लंबी पतली जंजीर से, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, पूरे वाक्य में सिर्फ एक क्रिया है। और पहला काम हम क्या करते हैं, पहले क्रिया पे निशान लगा देते हैं, उसके नीचे डबल अंडरलाइन कर देते हैं। डबल क्यों करते हैं? ये मुख्य है, ठीक है। तो जितनी भी क्रियाएं आ रही हैं वो अपने अपने उपवाक्य में मुख्य हैं। तो यहां पर चूंकि एक ही क्रिया आ रही है, तो हमें पता चल गया कि ये जो है सरल वाक्य है, ठीक है। जी। अब सोचो, किसी ने आसमान को बांध दिया और आप कह रहे हो बहुत आसान काम है, बहुत सरल वाक्य है। तो व्याकरण की दृष्टि से ये सरल वाक्य है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है, बांध दिया। ठीक है, स्पष्ट है? हाँ। ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हम वाक्य से शुरू हुए थे, वाक्य से हम क्रिया और संज्ञाओं पर गए। अब हमने कहा कि भाई जो संज्ञा हमने लिखी थी, मार्क की थी, अंडरलाइन की थी उसके लिए, उनको हमने पदबंध में मार्क कर दिया। तो हम वाक्य से पदबंध पर आ गए, ठीक है। तो एक मिनट, तो इसमें पहले एक चीज दोबारा यहाँ पे कर लेते हैं, फिर उस पे जाते हैं। तो आगे यदि हम इसको यहाँ पर ये साफ साफ लिख दें, तो भाई ये तो हमारा क्रिया हो गया था, बांध दिया के नीचे वी लिख दिया क्रिया, जंजीर के नीचे संज्ञा लिख दिया मैं इसमें, तो ये प्रोनाउन है। नाउ संज्ञा और सर्वनाम बहुत ही एक वस्तु के बारे में हमें बताते हैं, तो इसमें यहाँ नाउन लिख दें या प्रोनाउन लिख दें, सही तो है कि प्रोनाउन लिख दें, पर ये वस्तु के बारे, तो हमने वस्तुएं और क्रियाएं यहाँ पे लिख दी। अब हम अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई पदबंध भी बन गए। पदबंध में हमने कहा भाई ये कैसे करें, अब पतली क्या है, भाई ये विशेषण है, लंबी क्या है, ये विशेषण है, इस क्या है, ये वैसे है तो सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर विशेषण के रूप में आ रहा है, वो ठीक है। इसी तरह नीले पे आ गए, नीला भी विशेषण है, ठीक है। तेजी विशेषण है, क्रिया विशेषण है, ये हमने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पर। अब यदि देखें तो कुछ शब्द अभी भी बच गए। कौन कौन से शब्द बच गए हैं? से को, से क्या है? परसर्ग, पोस्ट पोजीशन, ठीक है। इसी प्रकार से को भी परसर्ग है और से भी परसर्ग है, ठीक है। तो अब ये जो पूरा वाक्य हो गया, इसमें हर शब्द के लिए हमने बताया कि भाई वो जो शब्द है, भाषा की दृष्टि से अब शब्द क्या है। पदबंध की बात करने के बाद जब पदबंध के अंदर जा रहे हैं, तो हर शब्द पे हम नीचे लिख रहे हैं कि भाई क्या चीज है। तो अब सवाल ये उठता है कि कितने प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये जो हमने किया, ये वाला काम।
जी नाना। तो इधर आते हैं, फिर कहाँ चला गया ये रहा। नाना जी, ये जो से को उनको था, ये संयोजन नहीं आ सकते क्या? ये जो है दो संज्ञाओं को नहीं जोड़ रहे, दो क्रियाओं को नहीं जोड़ रहे, तो ये जोड़ने वाली चीज तो जरूर है, लेकिन ये कारक बताते हैं हमको एक प्रकार से, ठीक है। तो इसलिए इसका अलग नाम दिया गया है परसर्ग, ठीक है। तो हमने जो अभी देखा है कि पद के प्रकार कितने हैं और उनका अर्थ क्या है। तो संज्ञा है, सर्वनाम है, ये क्या अर्थ, उसका क्या है, वस्तु, ठीक है। और वास्तविकता में जाएंगे तो क्या दिखता है, कोई वस्तु होगी जिसको हम वास्तविकता में देख पाएंगे, ठीक है। तो ये वस्तु क्या है, ये हमारे कल्पनाशीलता में है और ये वस्तु वास्तविकता में है। तो अर्थ क्या है हमको, पद से अर्थ, अर्थ से वास्तविकता। क्रियापद, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं, क्रिया, इसका अर्थ है क्रिया, कोई घटना, और ये स्थिति और गति के रूप में है। फिर विशेषण, विशेषण पद है, और ये क्या बताता है हमको, वस्तु के गुण बताता है। फिर क्रिया विशेषण, तो ये क्रिया के गुण बता रहा है कि क्रिया जो है किस प्रकार से हुई, तेजी से हुई, धीरे हुई, मुश्किल से हुई, इत्यादि, ठीक है। तो ये क्रिया के गुण बता रहा है, क्रिया विशेषण। अब जो चीजें बच गई उसको हमने लिख दिया अव्यय। ये कुछ शब्दों में संबंध बताते हैं, ठीक है। इनका अपने आप में कोई चीज नहीं है। वास्तविकता में पूछोगे भाई ने क्या चीज है, ने कोई चीज नहीं, लेकिन ये शब्दों में संबंध बताते हैं, उससे हमें वास्तविकता में जो संबंध है वो पता चलता है, ठीक है। तो ये जो है वास्तविकता में जो संबंध है उसका पता चलता है। तो कभी कभी बोल सकते हैं कि भाई ये जो अव्यय हैं ये हमको वास्तविकता में संबंध बताते हैं, ठीक है। वैसे ये शब्दों में संबंध दिखाते हैं, लेकिन उससे हम अर्थ पे जब जाते हैं तो हमें संबंध का पता, वास्तविकता में संबंध का पता चलता है। तो जैसे परसर्ग है तो वो क्रिया व उसके कारक में संबंध बताता है, और या, लेकिन, क्योंकि, यद्यपि, ठीक है, ये जितनी चीजें हैं, लेकिन इसके उदाहरण है ये। तो ये हमको दो संज्ञा या दो उपवाक्य इनमें जोड़ते हैं, और जो है वो संज्ञा को भी जोड़ सकता है, क्रियाओं को भी जोड़ सकता है, और जब क्रिया को जोड़ रहा है तो वो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो दो उपवाक्य, उनको जोड़ने के लिए हमारे पास ये और, या, लेकिन इत्यादि जो है ये सब उपलब्ध है, ठीक है। कोई प्रश्न इसमें? ये बस समरी बताई है मैंने, जो काम हम कर ही रहे थे उसी काम को मैंने और बताया। कोई प्रश्न? नहीं नाना जी। ठीक है, कितना आसान है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, तो शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द जो है शब्दकोश में है, ठीक है। जब उनका हम प्रयोग करते हैं तो उनको हम पद बोलते हैं। तो लंबा जो है शब्द हो गया, जब पद में प्रयुक्त हुआ तो वो लंबी बन गया, तो हम इसको पद बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह पतली, जंजीर, शब्दकोश में भी जंजीर है और पद में भी यहाँ जंजीर है, ठीक है। तो शब्द जब प्रयोग में आते हैं किसी वाक्य में, पैराग्राफ में, किसी तरह से हमारे बोलने में, तो हम उनको पद बोलते हैं, ठीक है। तो एक हम जैसे अब उदाहरण ले लेते हैं, लंबी पतली जंजीर, ठीक है। तो जंजीर जो है हिंदी भाषा में ये स्त्रीलिंग है। इसके बारे में हम और क्या बता सकते हैं? ये एक वचन है। एक जंजीर आई इसमें कि बहुत सारी जंजीरों की बात हो रही है? एक जंजीर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर वचन बता दिया है। अगर विशेषण को देखेंगे तो ये विशेषण है, ठीक है।
लंबी जो है ये भी विशेषण है। तो ये विशेषण वही लिंग ले लेता है जो कि संज्ञा के साथ में आया हुआ है। कौन सी संज्ञा? जिसके पदबंध में वो है। तो पतली जो है ये भी स्त्रीलिंग है। लंबी ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? जब हम बोलते हैं कि जो लिंग संज्ञा में है वही लिंग विशेषण में आ जाता है, इससे हमें वाक्य को समझने में आसानी होती है और उसका हम पदबंध बनाने में भी आसानी होती है। ठीक है। तो जैसे यहां लिख देते हम लंबा पतला, ये अच्छा उदाहरण नहीं मिल रहा है, दूसरा उदाहरण देखेंगे। तो जैसे हम ये चीजें लिख देते हैं लिंग के साथ में, तो ये पदबंध बनाने में इसमें थोड़ी आसानी हमको होने लगती है। ठीक है। जैसे मैं कोई उदाहरण सोच रहा हूं, तो इसी तरह से इसमें एक बात और कर लेते हैं। तो इसको हम एग्रीमेंट बोलेंगे। किन किन के बीच में हुआ? संज्ञा और विशेषण के बीच हो गया। कौन से संज्ञा और कौन सा विशेषण? जो कि एक ही पदबंध में है। ठीक है। तो जो पद हैं, ये पद हो गए हमारे, ये पदबंध हो गया। तो जो पद पदबंध के अंदर है उनमें सब में एग्रीमेंट होगा। ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्रीमेंट और होता है, वो संज्ञा और क्रिया के बीच में होता है। अब संज्ञाएं तो बहुत सारी हैं, तो कौन सी क्रिया से, कौन सी संज्ञा से एग्रीमेंट होगा? तो जो करता है उससे एग्रीमेंट होगा। ये सामान्य रूल है, इसके इसको और समझना पड़ेगा। तो यदि हम वाक्य को ले लें, ठीक है, लड़का घर जाता है। तो इसमें क्रिया क्या हो गई? जाता है। संज्ञा क्या हो गई? लड़का। और दूसरी संज्ञा घर। ठीक है। अब देखेंगे कि क्रिया जो है, अब इस क्रिया के अंदर देखेंगे तो जाता हिंदी में कहा जाएंगे कि ये जो पद है ये पुल्लिंग है। ठीक है। जाति स्त्रीलिंग है, घर जाती है, घर जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर पुल्लिंग आया है। और पुल्लिंग क्यों आया है? क्योंकि जो जाने वाला है वो लड़का है, वो भी पुल्लिंग है। ठीक है। तो संज्ञा पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग है। तो ये से हमें पता चलता है। अगर यहाँ लड़की होता तो हम लिखते लड़की घर जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग। तो ये जो एग्रीमेंट है ये संज्ञा और क्रिया के बीच में है। ठीक है। और इन दो उदाहरणों से हमें दिख रहा है कि ये कर्ता के साथ हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा, नियम में और भी चीजें आएंगी। लेकिन एग्रीमेंट का आइडिया, एग्रीमेंट क्यों होता है? तो एग्रीमेंट जो है वाक्य में शब्दों को बांधने के काम आता है। लंबी पतली जंजीर एकदम से तीनों को जोड़ देता है। जब सुनते भी हैं, सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है हाँ एक ही चीज की बात हो रही है। इसी तरह ये संज्ञा और क्रिया को जोड़ता है तो वाक्य को बांधता है। तो जो एग्रीमेंट है वो बांधने में हमारी सहायता करता है। ठीक है।
एक कुछ और उदाहरण ले सकते हैं। जिसमें एग्रीमेंट इसको हमारी सहायता करेगा। बिल्ली चूहा खाती है। चूहा बिल्ली खाती है। ठीक है, कौन किसको खा रहा है? बिल्ली चूहा खाती है। बिल्ली चूहे को खा रही है। बिल्ली चूहे को खाती है। दूसरे वाक्य में चूहा बिल्ली खाती है। चूहा बिल्ली को खा रहा है। नहीं, बिल्ली खा रही है चूहे को, लेकिन चूहा पहले आ गया। हाँ, चूहा पहले क्यों आ गया? ये बाकी दूसरे वाक्यों पे निर्भर करेगा कि क्यों आ गया। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो कि वो चूहा, भाई चूहे को कोई नहीं खाता है, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं, चूहा बिल्ली खाती है। ऐसे जानवर हैं जो चूहे को खाते हैं। ठीक है, तो चूहे की बात हो रही थी तो यहां से हम शुरू किया, लेकिन खाने वाला जो है वो बिल्ली रहती है, तो यहां पर भी ये करता ही है। ठीक है, अब आप कहानी की बात सुन लीजिए। एक बहुत बड़ा चूहा आ गया है, ठीक है, 10 फुट और 1 टन उसका वजन है। अब वो क्या करता है, उसके मन में बहुत गुस्सा है कि मुझको बिल्ली खा जाती थी, अब मैं बड़ा हो गया, भारी हो गया। तो अगर हम ये लिखना चाहें कि चूहा बिल्ली को खाता है, तब हम क्या लिखेंगे? चूहा बिल्ली खाता है। खाता है, खा रहा है, इस तरह करेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। चूहा बिल्ली खा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा अजीब सी बात है। ठीक है, पर यहां पर अब ये करता हो। तो जब हमने परसर्ग नहीं लगाए कहीं पर, जल्दी जल्दी में बोला, परसर्ग लगाने की जरूरत नहीं समझी, परसर्ग नहीं लगाया, तो जो एग्रीमेंट है संज्ञा और क्रिया का, उससे हमको कारकों का पता चल जाता है। तो ये भी वाक्य को बांधने में, वाक्य का अर्थ समझाने में सहायता करता है। ठीक है, तो एग्रीमेंट जहां भी आता है वहां पे हमारी कुछ सहायता के लिए आता है। ठीक है, तो इसीलिए चूहा बिल्ली खाता है। यह चूहा, ये आप सोच रहे हो ये कैसे हो सकता है? यह चूहा बिल्ली खाता है, क्योंकि जो भी कारण है। ठीक, तो एग्रीमेंट से भाषा बंध जाती है, वाक्य बंध जाते हैं, पदबंध बंध जाते हैं। ठीक है, और एग्रीमेंट किन चीजों का होता है? लिंग का होता है, वचन का होता है। ठीक है, किसी ने कुछ बोला और वो सुनाई नहीं दिया। लड़के घर जाते हैं, जैसे ही लड़के बोला, ठीक है, एक कोई दूसरा व्यक्ति कमरे में बैठा कुछ और बोल पड़ा, सुनाई नहीं दिया कि क्या बात बोली। ल ही सुनाई दिया, ड़ ही सुनाई दिया, पर ये नहीं सुनाई दिया। लड़के घर जाते हैं, तो जैसे ही जाते हैं हो गया, ये समझ में आ गया कि हाँ वो लड़के ही बोला होगा। तो भाषा में अपने आप में एक और ये प्रॉपर्टी है, एक और गुण है कि यदि कुछ चीजें ठीक से ना सुनाई दें, ठीक से ना लिखाई में ठीक से ना आए, तब भी हम अर्थ लगा लेते हैं, क्योंकि उसमें जो ये सूचनाएं हैं ये एक से ज्यादा जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो एग्रीमेंट ये एक और तरीका है जिसमें ये सूचनाएं जो है और ज्यादा कई तरीकों से भाषा के अंदर कोडेड हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, इस पे कोई प्रश्न? नहीं नाना जी। ठीक है, तो अब यूनिवर्सल ग्रामर, मोटी मोटी बातें सब हो गई। ठीक है, अब आप जब ग्रामर व्याकरण पढ़ना शुरू करोगे तो वो शुरू करेंगे शब्द से। ठीक है, शब्द के बाद जाएंगे, शब्द आएंगे, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। तो उस तरह से जब पढ़ाते हैं तो पता नहीं लगता कि हम कर क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रयास मैंने किया
कि आपको एक यूनिवर्सल व्यू दे दूं कि ये कर क्यों रहे हैं, व्याकरण का क्या योगदान है, व्याकरण से हम अर्थ कैसे समझ सकते हैं। और यदि हम इस व्याकरण, यूनिवर्सल व्याकरण को समझते हैं तो कंप्यूटर का हम नए नए तरीकों से उपयोग भी कर सकते हैं। हम दूसरी भाषाओं में अपनी बात भी कह सकते हैं और दूसरी बात भाषा में कही हुई बात को और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रयास रहा। और कोई प्रश्न और कुछ हो मन में तो बताइए, वरना क्लास को खत्म करते हैं जल्दी। ठीक है, ये हो गया सब। जी भैया जी, खूब बढ़िया रहा भैया। इस ब्लूप्रिंट के साथ, इस वर्ड व्यू के साथ हमारे बच्चे अभी तैयार हो गए हैं ग्रामर को पढ़ने के लिए। ठीक बोल रही हूँ श्रेया बेटा जी, प्रेरणा बेटा जी, सोनम बेटा जी, हाँ जी, संदीप बेटा जी, सब है ना? तो बढ़िया है। तो क्या कहाँ पर ध्यान गया ये 3 दिन में? एक बार आप सब बच्चे भी 1 लाइन शेयर करेंगे। तो प्रेरणा बेटा जी, कहाँ ध्यान गया 3 दिन की क्लास में? मेरा ध्यान यहाँ गया कि व्याकरण बहुत जरूरी है और अगर अपन ने सेंटेंस सही ठीक से फॉर्म किया तभी अपन लोग सामने क्या पहुंचाना चाह रहे हैं वो पता चलता है। और अभी जो ये इस क्लास के बीच में मुझे संयुक्त, मिश्रित, सरल ये सब के बारे में समझ में आया, उपवाक्य क्या होता है ये समझ में आया, जो पहले कहीं ध्यान में तो था कि ऐसा कुछ कुछ होता है लेकिन क्या होता है अभी समझ में आया ठीक से। और किसी भी वाक्य को पढ़ना है तो वो मतलब कैसे पता लगाएंगे कि वो कौन सा वाक्य है, तो पहले क्रिया, फिर उसमें क्या संज्ञा पद है, क्या जो कर्म क्या था, कर्म कर्ता, करण कर्ता और कारक करता, ये तीनों के बारे में भी पता चला। तो काफी यूजफुल रही ये क्लास मेरे ख्याल से। थैंक यू नाना जी। बढ़िया। तो श्रेया बेटा जी, कहाँ ध्यान गया? क्या लग रहा है आपके लिए, कितना यूजफुल था ये सेशन? मुझे तो काफी यूजफुल लगा नानी जी, क्योंकि जो ग्रामर है वो उसमें मुझे मोटा मोटा पता था, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, लेकिन ये जो कर्ता है, कर्म है, करण है, ये मैंने इसी क्लास में पहली बार देखा। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि एक सेंटेंस को ऐसे देखा जाता है, उसको ऐसे बनाया जाता है और उसमें भी मिश्रण होते हैं, संयुक्त होते हैं। तो ये भी जान के मतलब मुझे काफी अच्छा लगा कि अब मैं जब किसी भी सेंटेंस को देखूंगी तो मेरे अंदर वो होगा कि ये संयुक्त वाक्य है, ये उपवाक्य है, ये प्रधान वाक्य है। तो वो मतलब मेरे अंदर फिट हो रहा है धीरे धीरे, और मैं देख पा रही हूँ कि जैसे नाना जी होमवर्क भी भेजते हैं तो तुरंत उस पर ध्यान जाता है कि अच्छा ये कौन सा वाला है, ये कैसा वाला है। तो मेरे लिए काफी यूजफुल रही ये क्लास। और ये मुझे यूनिवर्सल भी पता चला कि ये एक यूनिवर्सल है, कि किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको ये बेस पता चल गया तो आप उसको किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो अच्छा रहा। और आगे जब आप क्लास करवाएंगे तो मुझे लगता है वो हमारे लिए काफी सरल होने वाली है, क्योंकि ये एक हमने बेस पकड़ लिया। तो मुझे काफी मजा आया नाना जी, थैंक यू। मुझे लगता है कि सरल के साथ सरस भी हो जाएगा। मतलब ग्रामर पढ़ना जो एक नीरस रहता है, जब हमें गोल पता है कि ये शब्द से अर्थ के लिए और एक स्ट्रक्चर पता है, तो अब हमें उस चक्रव्यूह में घुसने में मजा आएगा, क्योंकि एंड हमको पता है ना? सोनल बेटा जी, क्या कहाँ ध्यान गया, कितना यूजफुल रहा? मुझे बहुत मजा आया व्याकरण पढ़ने में। और नाना जी ने ये भी बताया कि कर्ता कर्म इसका क्या उपयोग है, वाक्य को कैसे देखना है, तो ये भी मुझे समझ में आया। और जब आप पढ़ाओगे व्याकरण तो भी मतलब मुझे सरल लग रहा है कि कर पाऊंगी मैं। जी, इसी आशय से इस क्लास को जो लेने का जो लक्ष्य था वो यही था कि व्याकरण आपके लिए सरल और सरस हो जाए और एक लक्ष्य के साथ हो जाए, है ना? कभी सरल नहीं होता, कभी सरस नहीं होता, कभी लक्ष्य नहीं होता। तो तीनों की कॉम्बिनेशन में हम उस बुक को पढ़ पाए। जीवच बेटा जी,
नानी जी, इस क्लास में मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक जो वाक्य, एक जो भाषा है, उसके इतने सारे रूप हो सकते हैं, मतलब क्रिया, संज्ञा, ये सब तो नॉर्मल बात है, अभी ज्यादातर लोगों को पता ही रहता है, मतलब सबको ही। लेकिन ये जो अभी कर्ता, वो सब, ये सब मेरे को एक नया लगा कि ये क्या है, और ये इस तरह से पता चलता है, मतलब इस तरह से वाक्य में घुस जाता है कि लगता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे को बहुत बढ़िया लगा ये क्लास, जी जी। मतलब मैं कह नहीं पा रहा जो क्या कहूँ। आप बाद में लिख के भेज दीजिएगा, मैं नाना जी को भेज दूंगी, है ना। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख कर भेज दीजिएगा। वैसे आपके मुझको बस भाव ये पहुंच रहा है। संदीप बेटा मुझको जी। बस हाँ जी। अच्छा, संदीप बेटा जी आज हेलो। है क्या? जी नाना जी। अरे तो अच्छा, तो नाना जी, मतलब इसमें मतलब समझ में आया कि व्याकरण का दूसरा नाम है भाषा है, और इसमें हमको कैसे वाक्य बनाना है, और जो जो आपने अभी तक का बताया है, चार चार क्रम बताए हैं, वो हम भी अभी किसी वस्तु को कुछ देखेंगे जाते हैं तो हमको सबसे पहले यही याद आएगा कि हमने ये पढ़ा था क्लास में, और इसको हम जोड़ के भी देखेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि अभी तक व्याकरण में ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा था हमने, जो अभी पढ़ा है, तो अच्छी तरह समझ में आया, और इससे और थोड़ा इजी हो गया व्याकरण को समझना। बस। बढ़िया बढ़िया। मुझे एक बात कहनी थी कि मुझे भी आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मजा आया, बहुत आनंद रहा। आप लोग ने प्रश्न पूछे, वो बहुत ही बढ़िया प्रश्न थे, और इसके प्रयास में अब आप और लगेंगे तो मेरे विचार से इसमें नए नए आयाम खुल जाएंगे। जी तो इसी शुभकामना के साथ। जी जी जी। अपने साथ संदीप भाई जी, कृष्णा भाभी जी, सोनाली दीदी जी, साडुल भाई जी हैं। अगर आप लोगों ने कुछ बोलना चाहते हो तो 1 आध मिनट ले सकते हैं। नमस्ते दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी संदीप भाई जी आ रहे हैं। राजीव भैया, आपको बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा, मैंने सारी रिकॉर्डिंग भी सुनी और काफी मेरे प्रयोजन वाली बात काफी जुड़ी। मेरा बस एक क्वेश्चन था, ये जो एग्रीमेंट को आपने लास्ट में रखा, क्या ये सभी भाषाओं में इस प्रकार से होता है? क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि साउथ इंडिया में जाता है, जाती है, या बंगाली में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपने जो इसको स्ट्रक्चर में बात का प्रेजेंट किया, ये मुझे अच्छा लगा। थोड़ा इस पे आप कंफर्म कर दें राजीव भैया आप म्यूट हैं। तो अच्छा हाँ, लगे। इसमें हम चूंकि एक यूनिवर्सल ग्रामर की हमने बात की है, तो अलग अलग भाषाओं में इसमें अलग अलग रूप से ये है। तो किसी भाषा में लिंग है, किसी भाषा में लिंग का अर्थ है कि क्रिया में भी लिंग है। अगर सोचें तो ये हंसने वाली बात है कि भाई क्रिया में लिंग कैसे हो सकता है? घटना में तो लिंग होता नहीं है, पर क्रियापद में लिंग है। तो क्रियापद में क्यों लिंग है, वो हमको ये जोड़ के चीजें बताता है। तो अलग अलग भाषाएं अलग अलग चीजों को ले लेती हैं। तो कुछ भाषाएं में एग्रीमेंट में है, कहीं पर क्रिया और संज्ञा के बीच एक लूज एग्रीमेंट है। तो इसी तरह से आप पाएंगे कहीं पर ने है, कहीं पर को है। दूसरी भाषाओं में कुछ दूसरे आपको परसर्ग मिल जाएंगे। तो ये अगर यूनिवर्सल वो चीज समझ जाएंगे तो फिर एक भाषा विशेष में क्या चीजें हो रही हैं उसको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है? ठीक। जी जी। संदीप भैया जी पानीपत से हैं भैया, मैं बस उनके परिचय के लिए आपको बता रही थी। जी, और कोई कुछ? सभी को नमस्ते। नमस्ते शालू दीदी, नमस्ते निशा दीदी, और राजू भैया को नमस्कार। अंजी भैया, बहुत सुंदर सत्र रहा। चूंकि साहित्य की विद्यार्थिनी रही हूँ, इसलिए भाषा से शुरू से ही लगाव रहा है अपना। तो मैंने सचमुच महसूस किया बचपन में कि व्याकरण जो है वो उतना सरस नहीं है, और कई बार तो सरल भी नहीं रहता है बच्चों के लिए। लेकिन आज का जो सत्र था, जिस तरीके से बातें आई, तो काफी मजेदार लगी, बहुत बढ़िया। और जैसे क्या होता है कि हिंदी भाषा साहित्य के जो भी विद्यार्थी रहते हैं, उनका पूरा फोकस साहित्य की ओर रहता है ना। तो कब वो भाषा समृद्ध हो जाती है पता भी नहीं चलता, है ना। तो जैसे अपने को ही देखती हूँ, तो मेरे भीतर जो कुछ आया है वो इतना ज्यादा स्वाध्याय किया है, इतना सारा कुछ किया है कि कब वो अपनी वस्तु हो गई और कैसे हो गई ये पता भी नहीं चला।
लेकिन जब हम डिलीवर करने जाते हैं बच्चों के बीच तो निश्चित रूप से हमारे पास समृद्ध टेक्निक होनी चाहिए, है ना? तो आज का सत्र बच्चों के लिए मुझे लगता है काफी उपकारी है, और भैया ने जिस तरीके से बताया, है ना, जैसे इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के साथ, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास हो, हमारे मानस में हो, तो हम बच्चों को भी पूरी स्पष्टता के साथ बता सकते हैं, फिर बच्चे गड़बड़ाते नहीं हैं, है ना? तो हिंदी भाषा भाषी जो भी है उनके लिए दिक्कत होती है, कई बार हिंदी भाषा भाषी प्रदेश के बच्चों को भी दिक्कत आती है, से अपने बच्चों को देखते हैं उनको हिंदी कठिन लगती है, तो ये कठिन ना लगे, है ना, सरल हो जाए, सरस हो जाए और भाव को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो जाए। तो इस दृष्टि से ऐसे क्लासेस बहुत उपकारी हैं। और जैसे सार्वभौमिक व्याकरण की बात की, तो वैसे ये क्लास सार्वभौमिक क्लास है, ऐसा मैं मानती हूँ। जी भैया, मुझे इतना ही रखना था। तो रसोई में काम करते-करते काफ़ी कुछ सँभालते-सँभालते आज थोड़ा समय मिल गया। 3 दिनों से लग रहा है कि मैं जॉइन करूँ, है ना? लेकिन 2 क्लास तो मिस कर गई थी मैं। इस बार मन पक्का था कि थोड़ा तो सुन ही लूँगी, कुछ तो आ ही जाएगी बात। तो इस आशय से मैं जुड़ी थी और बहुत बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद भैया और सभी को नमस्कार। जी, सोनाली दीदी, रिकॉर्डिंग चाहिए होगा तो मुझे ईमेल आईडी भेज देंगे, ताकि इससे पहले दोनों दिनों का मैं रिकॉर्डिंग भेज दूं। जी दीदी। मेरे पास तीनों दिनों का ऑडियो और वीडियो सुरक्षित है। जिनको जी। भी खुद के लिए या किसी को भेजने के लिए चाहिए, प्लीज मुझे ईमेल आईडी भेज दें। जी दीदी, मैं भेजती हूँ आपको। धन्यवाद दीदी। जी जी, कृष्णा दीदी, आप हमेशा बोलते हैं, कुछ बोलेंगे? हाँ। नमस्कार सभी को। बहुत बढ़िया। आज मैं थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पाई क्योंकि साची बेटा जी के क्लास में तो बीच बीच में काफी डिस्टरबेंस रहा, तो मेरा नहीं कनेक्शन बना। पर मैं जो पूरा अटेंड किया, अभी मैं इस रिकॉर्डिंग को ही देखूंगी आराम से बैठ के। मुझे सारा उसका अपने में यही निष्कर्ष बना कि दृष्टि में कैसे परिमार्जन भैया द्वारा हुआ है ना। बात वही ज्ञान की बताई भी जाती है, पर जैसे सिरा किस तरह से पकड़ाया गया है उसको सरल और सरस बना के, तो मेरे को ये लगता है कि मैं खुद देखूं तो एकदम दृष्टि में ही परिमार्जन करने का काम भैया द्वारा हुआ। तो कितना सरल है, कितना इसको मतलब हमारी खुद की इतनी मतलब उसमें रोचकता बनी रही उस विषय वस्तु में। तो बहुत ही बढ़िया भैया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको आराम से रिकॉर्डिंग भी देखना चाहूंगी, है ना। ये बहुत ही हमारे लिए बढ़िया लर्निंग हुआ बेटा जी लोगों के साथ। बढ़िया बढ़िया भैया, आगे भी ऐसा अवसर हमें ठीक है मिले, दीदी। है ना, चीजों को समझने का। ठीक है दीदी। जी, धन्यवाद भाई जी। मैं एंड कर रही हूँ सेशन का भी और रिकॉर्डिंग का भी। जी, सभी को धन्यवाद।